हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी अगेन। सो आज के सेशन में जैसा आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट सेशन में कहा था जब हमारा चैप्टर फिनिश हुआ था कि अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के सेशन में हमने इंक्लूड करे हैं कुछ 10 क्वेश्चंस। आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन जब ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे प्रोसीड करना है। सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन। सी 10 क्वेश्चन करे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्हीं पे फोकस करना है। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई डाउट आए वो हमसे पूछिए, ठीक है। जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है एटलीस्ट 300-400 इतने क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। एंड कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते। इट्स नॉट, ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कोई लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होता। डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके आंसर होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, so as you can see, first question, which one of the following option gives an accurate example of each of convergent evolution and divergent evolution? चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। एक कॉलम में लिखा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दूसरे कॉलम में लिखा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है? कन्वर्ज होना, यानी कि दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म अगर वो सेम फीचर शो कर रहे हैं, दैट मींस दे आर शोइंग कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन। सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। सो क्या एग्जांपल्स हैं इसके? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। और डाइवर्जेंट का क्या एग्जांपल है? दैट इज homologous structure, homologous organs. Now analogous वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। सो दे हैव अ फंक्शन विच इज कॉमन। ये आगे बात समझ में? यहां पे क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंट फंक्शन। ये कुल मिला के छोटी छोटी बातें मैंने यहां लिख दी। देखो, जब मैंने सेशन पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि ये जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, पैरेललिज्म की, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, एनालॉगस ऑर्गन्स की, होमोलोगस ऑर्गन की, कितने सारे एग्जांपल्स दिए थे। और मैंने बोला था ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो ये ट्रेंड में देखा गया है कि हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर से आता ही आता जरूर है। आपके पास एक कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है। देखो, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज हो रही हैं चीजें। कोई दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास सेम फीचर है। सो क्या होगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ए दे रखा है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? स्ट्रक्चर सेम बिल्कुल भी नहीं है। क्या इनका फंक्शन सेम है? बिल्कुल फंक्शन सेम है, दैट इज दे हेल्प इन विजन। सो ये ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरे में पढ़ते हैं, विच इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दैट इज द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, स्ट्रक्चर सब में सेम होता है। चाहे आप बैट्स का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप फोर लिम्स में बैट ले लो, ह्यूमन का हैंड ले लो, वही है सब कुछ। ह्यूमरस, रेडियो, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। बट अगर हम हर किसी में देखें तो फंक्शन एक अलग होता है। एक व्हेल में इसका फंक्शन अलग होता है, एक ह्यूमन बीइंग में उसका फंक्शन अलग होता है, एक हॉर्स में उसका फंक्शन अलग अलग होता है। याद है ना, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था। सो यानी कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल भी ठीक है। दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन ठीक है। बट हमने इतनी जल्दी उसका आंसर नहीं देना, हमने 3 ऑप्शन जो बचे हैं उसको भी पढ़ना है। Thorns of Bougainvillea and the tendrils of Cucurbita. अगर हम इनको देखें तो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, बट फंक्शन डिफरेंट है। थॉर्न्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंड्रिल्स? टेंड्रिल्स हेल्प करता है क्लाइंबिंग में, एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है ताकि वो एक सपोर्ट को पकड़ सके, होल्ड कर सके। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। क्या ये कन्वर्जेंट में आना चाहिए, डाइवर्जेंट में आना चाहिए? ये आना चाहिए आपके डाइवर्जेंट में, यानी कि ये तो गलत है। डेफिनेट सी बात है, ये भी गलत ही होगा, पूरा ही ऑप्शन गलत होगा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। बटरफ्लाई की विंग्स देखी हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स होती हैं इंसेक्ट्स की। बर्ड्स की देखिए फीदर से कवर्ड होती है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन एक है। सो यहाँ पे क्या है? उल्टा दे रखा है ये भी चीजें।
आगे देखते हैं सी ऑप्शन, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहाँ ये ऑप्शन दे रखा है, यहाँ ये गलत है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, अगेन ये ऑप्शन दिस इज रॉन्ग। थॉर्न्स ऑफ वेगनविलिया, अगेन ऑप्शन मिल गया मुझे। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उस क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर होता है। कई बार क्या होता है, हमें एक ऑप्शन समझ में नहीं आता तो हमें दूसरा ऑप्शन समझ में आ जाता है, तो हम दूसरे ऑप्शन से देखते हैं कि इसके चांसेस कितने ज़्यादा, एक प्रोबेबिलिटी करनी आती है ना, वही यहाँ पे फॉलो किया करो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गया समझ में। लेट्स मूव ऑन, और हमें मार्क्स भी मिल गए इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So question number 2 indicates which one of the following are analogous structure? Again, analogous structures वो structures होते हैं जो क्या शो करते हैं, convergent evolution। convergent evolution, और ये वो structures होते हैं जिनका structure different होता है बट फंक्शन क्या होता है, सेम। इसीलिए हम इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर रखते हैं। विंग्स ऑफ बैट्स एंड द विंग्स ऑफ पिजन, स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं सेम। पिजन का देखेंगे तो क्या है, उसमें होते हैं फीदर्स प्रेजेंट। अगर हम बैट का देखेंगे तो जो आपके नॉर्मल डिजिट्स के अंदर जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाता है उसको कहते हैं उस केस में विंग्स। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम नहीं है बट उनका फंक्शन सेम है। सो ये ऑप्शन कुछ हद तक हमें ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड द लंग्स ऑफ मैन, राइट, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सिमिलरली ये भी नहीं है, बढ़ चुके हैं हम। फ्लिपर्स एंड द लेग्स ऑफ हॉर्स, स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट देयर फंक्शंस इज डिफरेंट। सो करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज सेकंड फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, wings of bats and the wings of pigeon. Let's move on to the third question. So, peripatus is a connecting link between, याद है ना आपको, मैंने बोला था एक सेपरेट लिस्ट बनानी है आपको कनेक्टिंग लिंक की। होप आप लोगों ने वो मेंटेन करी होगी। सो उस कनेक्टिंग लिंक में पेरीपेटस भी एक एग्जाम्पल था। Peripatus is actually a connecting link between Annelida and Arthropoda. करेक्ट आंसर आपका है सी। इसके पास एनालिड्स के भी कैरेक्टर हैं और इसके पास आर्थ्रोपोड्स के भी कैरेक्टर हैं। एनालिड्स के कैरेक्टर दैट मीन्स उनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है। आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर दैट मीन्स टू से इनके पास होती है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। सो एनालिड्स कैरेक्टर, फर्स्ट सेगमेंटेड बॉडी, फर्स्ट फीचर। ठीक है, सेकेंड फीचर इसका ये है दैट थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट, एंड द थर्ड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया। ये हो गया एनालिडा का कैरेक्टर। अब बात करते हैं सेकंड आर्थ्रोपोड कैरेक्टर के बारे में। फर्स्ट फीचर इज दे आर हैविंग ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकेंड फीचर है कि इनके पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। 11th क्लास में पढ़ा था ना इसके डिटेल में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड, राइट? इज इट फाइन? सो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर मिल गया, दैट इज सी, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अडैप्टिव रेडिएशंस रेफर टू, अडैप्टिव रेडिएशंस का मतलब है एक पॉइंट से रेडिएट होना।
अब रेडिएट होना का मतलब क्या है, एक ही एंसेस्टर है हमारे पास और वहां से डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट होना, क्योंकि उनके पास जो एनवायरमेंटल कंडीशन है डिफरेंट हो जाती है, वो वहाँ पे इजीली अडाप्ट कर जाते हैं एंड वो अपने पेरेंट पॉपुलेशन से डिफर करते चले जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने सेशन में पढ़ा था, दैट इज अ डार्विनियन फिंचेस, राइट, याद है ना। सो अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, देखते हैं इस चीज को, ऑप्शंस में ही पढ़ते हैं। अडेप्टेशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, क्या ऐसा पढ़ा था मैंने कभी कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब है उसको किसी और जगह पे भेज दिया, ठीक है। और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जैसे कि ये हो गया, बीच में से हमने कोई रोड बना दी, बीच में कोई माउंटेन आ गया, बीच में कोई रिवर आ गया, एनवायरमेंटल कंडीशन दोनों की अलग अलग हो जाएगी, न्यू स्पीशीज बन जाएगी। यहाँ हमने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में नहीं डिस्कस किया था, यह हमने डिस्कस किया था स्पीशिएशन के अंदर। जो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वर्ड है ये हमने स्पीशिएशन में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। सो एवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, yes, this seems right, so that means B option तो right है। Let's move on to the C, migration of members of species to different geographical area। members ने migrate कर दिया different geographical area में, कहीं हमने ये बात पढ़ी थी, ये भी नहीं पढ़ी थी। पावर ऑफ अडेप्टेशन, सी एक्चुअली जो थर्ड ऑप्शन लिखा है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल जगह पे चले गए, हाँ वहां पे जाके वो अडेप्ट हो जाएंगे डिफरेंट कंडीशन में, बट दैट इज नॉट क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन का वन ऑफ द रीजन है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, बट इट डजंट मीन दैट इट इज अ डेफिनेशन ऑफ इट। पावर ऑफ अडेप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट, अडेप्टेशन करना, ये भी यही पॉइंट है, ये कह रहा है कि हमें अडेप्ट करना डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। यस, अडेप्टेशन इज इंपॉर्टेंट, हमें अडेप्ट करना चाहिए, इनफैक्ट ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट किया तभी तो आज हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने जब एग्जाम्पल पढ़ा था डार्विनियन फिंचेस का, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के वार्बलर्स पढ़े थे जिनकी फीडिंग हैबिटेट अलग अलग थी, इसी की वजह से उसकी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए थे, बट वहां पे अडेप्टेशन हुई थी, डिफरेंट स्पीशीज बनी थी, बट दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन। सो हमेशा यू शुड लुक फॉर आर एग्जैक्ट डेफिनेशन, कहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है। अदरवाइज अगर ये डेफिनेशन जो बी पॉइंट में दे रखी है अगर ये नहीं दे सकती होती तो हम इन तीनों में से कौन देखते, दैट इसके बाद कौन सा ज्यादा अच्छा और एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। So this was the question number 4. Let's move on to the next, that is a question number 5. Sequence of which of the following is used to know the phylogeny? So what is a phylogeny? Phylogeny that means एक ancestral relationship, उसके ancestors कौन थे कौन नहीं थे, हमें जानना कि हमारे एंसेस्टर कौन थे, हमें जानना एम्फीबियन के एंसेस्टर फिशेस क्यों थी, कैसे जानेंगे हम? बिकॉज ऑफ द आरएनए, बिकॉज देयर सीक्वेंस remain conserved during evolution. होप स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सेशंस देखे हैं, सारे के सारे सेशंस देखे हैं, मैं सोचती हूँ कि उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ भी हमने अलग से नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया, थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से समझाने वाले क्वेश्चन, आपको पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उन्हीं को मैंने फोकस करने की कोशिश करी है एंड मोर ओवर सेशंस को अच्छे से देखा हो, 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक सेशंस को देखो और दूसरे आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करो, और जो भी मैं सेशन में बताती हूँ कि भाई ये टॉपिक है, और जैसे कि कोई चार्ट है जो मैंने अपनी ई बुक में मेंशन कर रखा है, तो आप ई बुक से उस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। तो वहीं पे मैं साइड बाय साइड उस चीज़ को मेंशन कर देती हूँ, अगर आपको वो पता है, अगर आपको वो चीज़ें याद है, दैट इज वेल एंड गुड। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6, in which condition the gene ratio remain constant for any species? Yes, gene ratio remain constant in a species जहाँ पे होती है random mating. This is because of, हमें क्यों कह रहे हैं, एक लॉ था हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, states that mixing of
alleles at meiosis, याद है ना आपको, meiosis and subsequent recombination doesn't alter gene frequency generation after generation. Generation after generation, if they are undergoing रैंडम मीटिंग। मियोसिस के अंदर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ अलील होता है, उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। क्यों? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। वो ये कहता है वो जीन फ्रीक्वेंसी को कभी भी ऑल्टर नहीं करता जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर उसके अंदर रैंडम मीटिंग हो। और इसको हम ऐसे कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी टेंड टू रिमेन कांस्टेंट इफ अ रैंडम मीटिंग इन अ, और यू कैन से इन द penmictic population the gene frequency also always tend to remain constant। ये था आपका हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और है। क्वेश्चन में कहीं हार्डी-वीनबर्ग मेंशन नहीं है, बट ये जो लाइन है दैट इज अ जीन रेशियो, ये सिर्फ मेंशन करी गई है आपके हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, सो अगर उसकी डेफिनेशन आपको याद हो तो उसमें आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं, दैट बी रैंडम मीटिंग इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, एवोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है ये, एवोल्यूशन ऑफ कैसे लाइफ, बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ एक सब टॉपिक था चैप्टर के अंदर, डिटेल में पढ़ा था। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज अपीयर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना, अगर हम बात करें पहले के अर्थ की, पहले वाले अर्थ में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट था? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ऑक्सीजन क्या था? बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट था। कैसे? या तो वो वाटर के साथ बाउंड था, या तो वो अमोनिया प्रेजेंट, अमोनिया की तरह, राइट, और ये बाउंड बनाते थे। सो वाटर जो, सॉरी, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट था आपके वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट था, एंड वाटर हाइड्रोजन आगे जाके अमोनिया। सो दीज वर द टू थिंग्स जो वहां उस समय काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी। ये भी पता है ना, वहां का एटमॉस्फेयर क्या होता था? रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। ठीक है, जैसे जैसे एवोल्यूशन स्टार्ट होता चला गया, वैसे वैसे ये देखा गया कि इनिशियली कुछ गैसेस प्रेजेंट थी, राइट, गैसेस सच एज मीथेन, मीथेन गैस वाज प्रेजेंट। एक अमोनिया लिखा है, अमोनिया वाज आल्सो प्रेजेंट, राइट। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंबाइन करना शुरू करा, एंड सबसे पहले बने थे आपके अमाइनो एसिड्स। याद है ना, हमने एक सूप के बारे में डिस्कस किया था, हॉट डाइल्यूट सूप। अमाइनो एसिड्स ने ज्वाइन करके क्या बनाया? प्रोटीन्स बनाए। सबसे पहला काम ये हो गया। उसके अलावा क्या हुआ था नेक्स्ट? आपके जो फैटी एसिड थे उसने कंबाइन किया ग्लिसरॉल के साथ, एंड क्या बना दिए? हमारे लिपिड। उसके अलावा क्या हुआ था? उसके अलावा आपके क्या बने थे नेक्स्ट? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट थे उसने कंबाइन किया, एंड वो क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है हमारे पास विच इज अ पॉलीसेकेराइड। फिर क्या हुआ? शुगर आई, शुगर ने ज्वाइन किया फॉस्फेट के साथ, शुगर ने एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऐड किया। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड्स।
अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन थे। सो ग्लूकोज दे दिया सबसे पहले, फिर अमाइनो एसिड, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर प्रोटीन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सबसे पहले क्या बने थे, अमाइनो एसिड्स बने थे। सेकेंड है अमोनिया, जी हाँ अमोनिया गैस प्रेजेंट थी। फिर बने अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल सही बात है। फिर आए आपके प्रोटीन्स, देन न्यूक्लिक एसिड। दिस ऑप्शन सीम्स राइट। मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, वाटर था, बिल्कुल सही। अमाइनो एसिड्स आए, अमाइनो एसिड से न्यूक्लिक एसिड आए, न्यूक्लिक एसिड्स के बाद एंजाइम्स आए, रॉन्ग। अमाइनो एसिड्स देन अमोनिया, अमोनिया पहले आया था, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ब्लंडर है, इस ऑप्शन में क्या है, अमाइनो एसिड्स दे दिए, फिर न्यूक्लिक एसिड दे दिए, बाद में एंजाइम दिए हैं। अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके प्रोटीन बनाए, प्रोटीन में फोल्डिंग हुई, फिर एंजाइम बने थे, फिर न्यूक्लिक एसिड्स बने थे। सो ये ऑप्शन तभी गलत है। फॉस्फेट्स एंड द न्यूक्लिक एसिड, दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो read this question properly. तब तक let me clean this board for you. Now, the presence of gill slits in the embryo of all the vertebrates support the theory of. याद है आपको, हमने बात करी थी एक थ्योरी के बारे में जिसको कहते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। लेशन थ्योरी। इस थ्योरी को एक और नाम दिया जाता था बायोजेनेटिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। रिकैपिचुलेशन थ्योरी ऑफ द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये कहता है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी दैट मीन्स, ऑन्टोजेनी होता है आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशंस, आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल जो फीचर्स है वो रिपीट करते हैं आपकी फाइलोजेनी को। जो भी चीजें प्रेजेंट है आपकी फाइलोजेनी में दैट विल बी प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस। इन दिस वेरी गुड एग्जांपल वी हैव इज अ प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स नॉर्मली अगर अडल्ट के बारे में बात करें उनमें नहीं प्रेजेंट है, बट अगर हम बात करें कि भाई एम्ब्रियो के एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में क्या वो प्रेजेंट है, हमारा आंसर होगा यस। सो उसमें प्रेजेंट है। सो इन दिस द करेक्ट आंसर यू हैव इज अ रिकैप्चुलेशन थ्योरी, राइट। सो नोट दिस डाउन, आई विल बी बैक। So this question indicates the presence of gill slits in the embryo of all vertebrates supports the theory of. So they are asking कि कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है दैट इज अ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या पढ़ा था हमने, दैट इज अ ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्रेजेंट हैं हमारी ऑन्टोजेनी यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे एंसेस्टर कौन थे, क्योंकि वो उन कैरेक्टर्स को रिपीट करते हैं। अडल्ट्स के बारे में बात करें, गिल स्लिट्स नहीं प्रेजेंट थे। एम्ब्रियोज को देखा जाए वर्टिब्रेट्स के तो उनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज अ बायोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Which one is irrelevant to the evolution of man? पढ़ा था हम लोगों ने evolution of man के बारे में। ये पूछ रहे हैं that which one is irrelevant? First, performance of hand for making tool. Yes, this was one of you can say character जो हमने पढ़ा था। Change of dyes from hard nuts roots to a soft food. राइट, ये भी था, बिकॉज उनके जो डेंटिशंस थी वो चेंज होती चली गई। इंक्रीज एबिलिटी टू कम्युनिकेट और डेवलप कम्युनिटी बिहेवियर, यस दिस वाज आल्सो चेंज, धीरे धीरे सोशलाइज होना चालू हुआ इंसान। सो डी ऑप्शन है लॉस ऑफ टेल, लॉस ऑफ टेल। एक बात बताओ, जब हमने टेल के बारे में बात करी थी, टेल हमने बात करी थी, डिस्कस करी थी एटाविज्म में। एटाविज्म को एक और नाम दिया जाता है विच इज रिवर्शन। इसका मतलब ये है
एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर के अंदर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं अटाविज्म, जो नॉर्मली नहीं प्रेजेंट है बट वो ये दिखाते हैं कि रिवर्स हुआ है चीजें और धीरे धीरे ये डेवलप हुई हैं. So is it related to evolution of man? It is not related to evolution of man. So irrelevant thing they are asking. So correct option you have is a D. So the last question, that is a question number 10, parallelism. So parallelism is what? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अडेप्टिव डाइवर्जेंस. क्या अडेप्टिव डाइवर्जेंस है कि एक पॉइंट से डाइवर्ज होना स्टार्ट हो रहा है? ऐसा नहीं है. अडेप्टिव डाइवर्जेंस ऑफ वाइडली सेपरेटेड स्पीशीज. C option, adaptive convergence. Actually it is a convergence of widely different species. और third D option is adaptive convergence of closely related species. So इसमें क्या correct option है आपका? D option. Direct question है. Direct question जो आपको मैंने इसकी definition दी थी उसमें से ही direct question है. इसमें आप एक example ले सकते हैं. That is in case of deer and in case of horse. Right? डियर एंड हॉर्स के अंदर अगर हम बात करें कि जो डियर होता है वो होता है आपका टू टोड, जो हॉर्स होता है वो है आपका वन टोड. बट अगर इन दोनों के अंदर देखी जाए दे आर हैविंग टू स्प्लिंट बोन. दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेललिज्म. राइट? So with this we have completed the today's question, all the 10 questions we have discussed already. Now अब आपको क्या करना है और questions की practice करिए and कोई doubt आता है तो हमसे पूछिए and hope आपको कुछ ना कुछ approach पता लगी होगी कैसे आपको approach करना है. First option में अगर आपको पता लगता है that this option is right, तो ये नहीं है आप correct answer टिक करके उस चीज़ को आ जाओ. दैट विल बी अदरवाइज क्या होगा, कई बार क्या होता है हम दूसरा और सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं पढ़ पाते, तो उसमें क्या होता है कई बार वो ऑप्शन आप ज़्यादा सही होते हैं, कई बार आप नॉट नहीं पढ़ पाते, कहीं नॉट लिखा होता है क्वेश्चन में वो नहीं पढ़ पाते, तो ज़्यादा सिली मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं. सो आपको वो नहीं करनी, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.